नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की गहराइयों में उतरेंगे। मतलब ये विषय भारत की शासन प्रणाली को समझने की आप कह सकते हैं कुंजी है। बिल्कुल। हम संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य जैसे जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि देश आखिर चलता कैसे है। हम्म, इसकी जो पूरी संरचना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, फिर न्यायपालिका, इन सबको जानना महत्वपूर्ण है। सही बात है। और हाँ, स्थानीय निकाय भी हैं, जैसे पंचायती राज और नगर पालिकाएं, उनकी भूमिका भी काफी अहम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं संविधान के मतलब बिल्कुल मूल तत्वों से। प्रस्तावना से शुरू करें। हाँ, प्रस्तावना, जो एक तरह से संविधान की आत्मा है। हाँ, ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आदर्श हैं जिन पर हमारा पूरा देश, हमारा लोकतंत्र खड़ा है। बिल्कुल। ये एक तरह से दिशा दिखाते हैं पूरे संविधान को। अच्छा, इसके बाद जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा है, वो हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स। जैसे समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और शिक्षा का अधिकार भी, अनुच्छेद 21A। ये सब बहुत जरूरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लागू करने योग्य हैं, मतलब इन्फोर्सेबल। हाँ, कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो सीधे अदालत जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है नागरिकों के हाथ में। अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी हैं, डीएसपी है ना, अनुच्छेद 36 से 51। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार के लिए दिशा निर्देश की तरह हैं। जैसे समान नागरिक संहिता की बात इसमें है, शिक्षा के अवसर देने की बात है। हाँ, लेकिन इनमें और मौलिक अधिकारों में एक बड़ा फर्क है। क्या? वो ये कि डीएसपी सीधे तौर पर कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। ये सरकारों के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन ज्यादा है। उम्मीद ये थी कि सरकारें नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखेंगी, जैसे जैसे देश सक्षम होता जाएगा। ओके, और फिर है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, ये मूल संविधान में नहीं थे। नहीं थे। अच्छा, इन्हें 1976 में 42nd संशोधन से जोड़ा गया था। कुल 11 कर्तव्य हैं। हाँ, 42nd संशोधन तो काफी काफी बड़ा था वो। बिल्कुल। कर्तव्यों को जोड़ने का एक उद्देश्य शायद अधिकारों और जिम्मेदारियों में एक संतुलन बनाना था। ठीक है, अब आते हैं शासन की संरचना पर, मतलब सरकार चलती कैसे है। सबसे ऊपर राष्ट्रपति। हाँ, राज्य के प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 52 से 62 इनके बारे में है। इनकी शक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे वीको पावर है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चुनाव होता है इनका और महाभियोग की प्रक्रिया भी है इन्हें हटाने के लिए। हाँ, और वो वित्तीय आपातकाल वाली बात भी है, अनुच्छेद 360, जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। हालांकि हुआ नहीं है कभी। सही कहा। लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। अनुच्छेद 74-75। हाँ, असलियत में तो वही सरकार चलाते हैं, प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। और वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। और कानून बनाने का काम किसका है? संसद का, पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 से 122। हाँ, जिसके 2 सदन हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो सीधे जनता चुनती है। चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है ना। हाँ, 25 साल। और राज्यसभा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये दिलचस्प है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। सही कहा, ये एक स्थायी सदन है। ये व्यवस्था, मतलब 2 सदनों का होना, शक्तियों के संतुलन और बेहतर कानून निर्माण में मदद करता है। और इस पूरे ढांचे का एक और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 124 से 147। जुडिशरी, और इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, नी क्या है असल में? न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संसद के बनाए कानूनों की या सरकार के एक्शन की जांच कर सकती हैं। वो ये देख सकती हैं कि क्या ये संविधान के हिसाब से है या नहीं। अगर नहीं, तो उन्हें रद्द भी कर सकती हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह कुछ और संस्थाएं भी हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव कराने के लिए, अनुच्छेद 324। फिर यूपीएससी है, जो अधिकारियों की भर्ती करता है, अनुच्छेद 315 से 323। और वित्त आयोग, अनुच्छेद 280,
ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। और हमें वो 73वां और 74वां संशोधन भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पंचायती राज और नगर पालिकाएं। हाँ, इनसे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। सही बात है। इन संशोधनों ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय संविधान और राज व्यवस्था ये एक बहुत ही विस्तृत और सोचा समझा ढांचा है। हाँ, जटिल जरूर है पर महत्वपूर्ण है। इसमें नागरिकों के अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं, शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र है, राज्य है, फिर स्थानीय सरकारें हैं। बिल्कुल। और इन संरचनाओं को, इन सिद्धांतों को समझना, ये सिर्फ मतलब अकादमिक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जागरूक नागरिक बनने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक से भाग लेने के लिए बहुत मौलिक है। सही कहा। यहाँ पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है शायद, हाँ, बताइए। कि संविधान के ये जो महान सिद्धांत हैं और ये जो पूरी व्यवस्था हमने डिस्कस की, ये असल जिंदगी में रोजमर्रा की जो शासन की चुनौतियां हैं उनमें कैसे दिखते हैं, या कभी-कभी उनमें टकराव क्यों होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिद्धांत और व्यवहार में कितना तालमेल है या कितना अंतर। खैर, अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी चर्चाएं देख सकें। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।